इट इज़ डे 12 और लिटरेरी टर्म्स। और यहाँ हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का, और जो कंटिन्यू हम इसे कर रहे हैं, और लगभग 700 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है। और एट द एंड बहुत खुशी मिलेगी कंप्लीट होने पर, बट इट टेक्स टाइम। और ये डे 12 है, हम इसे करते हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ राइटर्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉकने स्कूल। तो यहाँ पे जो बात हुई है वो कॉकने स्कूल की बात हुई है, और कहा है कि जॉन कीट्स, कॉलरेज, हैजलिट और ली हंट, इनमें से जो कौन कॉकने स्कूल से संबंधित नहीं था। ठीक है, ये यहाँ पर बात कही है। तो इनमें से कॉलरेज जो थे, कॉलरेज कॉकने स्कूल से संबंधित नहीं थे। तो कॉकने स्कूल यहाँ पे क्या है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन, कि कॉलेज वॉज नॉट इंक्लूडेड इन कॉकने स्कूल, और कॉकने स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पोइट्स और एसेस राइटिंग इन इंग्लिश, और कब? इन सेकेंड एंड थर्ड डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के सेकेंड और थर्ड डिकेड्स के जो राइटर और पोइट थे, उनके लिए रेफ़र किया जाता है ये टर्म कॉकने स्कूल। द टर्म केम इन द फॉर्म ऑफ हॉस्टाइल रिव्यू। और ये एक कैसा रिव्यू? एक हॉस्टाइल रिव्यू, एक मतलब एक हॉस्टाइल क्रिटिकल कमेंट के रूप में ये कॉकने स्कूल आता है, और ये पब्लिश होता है ब्लैकवुड मैगजीन में 1817 में। और ये कॉकने स्कूल के जो राइटर हैं, जो एसिस्ट हैं, इनके जो वर्क को वो कैसा बताते हैं कि इनके वर्क का जो डिक्शन है, जो वर्ड्स हैं, जो राइटिंग है ना, वो इन्फ्लुएंस्ड है जो क्लासिकल पीरियड है वहाँ से। और इनका जो वर्क है, इनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू के नहीं हैं, वो बहुत ही साधारण वर्क हैं। तो इस तरह से कहकर इनको एक हॉस्टाइल रिव्यू इनको दिया जाता है, कॉकने स्कूल के जो पोइट्स हैं उनको। पर इसमें कॉलरिज नहीं आते हैं ना, इसमें जॉन कीट्स हैं, हैजलिट हैं और ली हंट हैं, इनको याद रखिए। नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग डिड इन्वेंट द टर्म स्प्रंग रिदम। हमने देखो सोनेट की बात की है, और सोनेट में हमने बात की है 10 या 11 लाइन की, है ना। तो वहाँ पर स्प्रंग रिदम की बात होती है, और ये जो इजाद किया है, ये जो 10 और 11 लाइन का जो सोनेट है, वो जीएम हॉपकिंस ने किया है। जीएम हॉपकिंस ने किया है ये 11 लाइन के, इसको कर्टल सोनेट के नाम से जाना गया। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है कि स्प्रंग रिदम इज़ अ पोइटिक रिदम डिज़ाइन टू इमिटेट द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच। ठीक है, तो इसको इमिटेट किया गया है ना। स्प्रंग रिदम पोइटिक रिदम है, डिज़ाइन टू इमिटेट, इसको डिज़ाइन किया गया, बनाया गया नकल करने के लिए। किसकी नकल करने की? रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच की। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फीट in which the first syllable is stressed and may be followed by a variable number of unstressed syllable। तो पहला स्ट्रेस होगा और उसके बाद पता नहीं कितने भी अनस्ट्रेस सिलेबल हो सकते हैं। ब्रिटिश पोइट हैं गेराल्ड मेनली हॉपकिंस, जीएम हॉपकिंस ये नाम आया है ना। claim that to have discovered this previously unnamed poetic rhyme in natural pattern of English in folk song। ठीक है, इनमें इनको यूज़ किया है स्पोकन पोइट्री, शेक्सपियर, मिल्टन एक्सेट्रा। तो ये वाली बात यहाँ पर है। तो ये जो है स्प्रंग रिदम और कर्टल सोनेट 10 या 11 लाइन और जीएम हॉपकिंस, ये चार पांच जो कीवर्ड हैं इस क्वेश्चन के, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश हु डज नॉट बिलोंग टू इंडियन डायस्पोरा। तो इनमें से कौन इंडियन डायस्पोरा की नहीं है? कि सलमान रसूदी, किरण नागरकर और किरण देसाई या बीएस नाइपॉल। तो इसका जो आंसर है वो है बीएस नाइपॉल, है ना। तो बीएस नाइपॉल जो हैं, बीएस नाइपॉल सर कि सर विद्याधर सूरज प्रताप नाइपॉल, बॉर्न 1932, इज़ अ नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश राइटर हु वॉज बॉर्न इन ट्रिनिडाड। ठीक है, यहाँ पर ये बॉर्न हुए हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज कॉमिक अर्ली नॉवेल्स सेट इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ह्यू ब्लीकर लेटर नोबेल ऑफ द वाइडर वर्ल्ड। ठीक है, एंड हिज ऑटोबायोग्राफी क्रॉनिकल्स ऑफ लाइफ एंड ट्रेवल्स। तो इनकी बात यहाँ पे बीएस नाइपॉल की
की गई है। नेक्स्ट है अ पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर एट अ क्रिटिकल मोमेंट एड्रेस्ड अनदर हुज प्रेजेंस इज इम्प्लिसिट। एक सिंगल स्पीकर है ना, एट द क्रिटिकल मूवमेंट एड्रेस अनदर, किसी को एड्रेस करता है और उसकी जो प्रेजेंस है इम्प्लिसिट है, अस्पष्ट है, इन व्हाट द स्पीकर सेज इज, इसके बारे में जो स्पीकर है जो बताता है। तो सॉलिलोकी है या साइड है, डायलॉग है या ड्रामेटिक मोनोलॉग है। डायलॉग दो के बीच में होता है ना, पर वो दोनों ही ऐसा नहीं उनमें से कि कोई इम्प्लिसिट होगा, स्पष्ट होगा। सॉलिलोकी अकेले के बीच में होता है, डायलॉग भी वो साइड अकेले बोलता है। मगर ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात हम करें तो इसका जो आंसर है ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात हम करें तो वहाँ पे एक इमेजिनरी ऑडियंस है जो सुनने वाली है, और जो बोलने वाला है वो भी इमेजिनरी हो जाता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लिखा है कि अ पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर एट अ क्रिटिकल मोमेंट एड्रेस्ड अनदर, है ना। तो क्रिटिकल मूवमेंट के दौरान वो क्या करता है, एड्रेस करता है, संबोधित करता है दूसरे को। हुज प्रेजेंस, उसकी जो प्रेजेंस है, इज इम्प्लिसिट, अस्पष्ट है, दिखाई नहीं देती स्टेज पर। एंड इन व्हाट द स्पीकर सेज इज अ ड्रामेटिकल मोनोलॉग। तो ये जो भी कुछ कहता है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सम एग्जांपल्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग आर यूलिसेस, माई लास्ट डचेस, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माई लास्ट डचेस जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफलॉग। तो ये सारे वर्क हैं जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग पर है। और मेरा एक लेक्चर भी है, आप चाहें तो वहाँ से देखें। और इसको लिखा है कि एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, द टर्म हैज़ बीन कॉइंड बाय। तो एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो सबसे पहले, अब किसने इसको कॉइन किया है उससे पहले इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ कि एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस कहने का मतलब, देखो एंजाइटी होती है चिंता, और किसकी, प्रभाव, कि हम किसी राइटर को पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं उसे, बहुत पढ़ते हैं, ये यूँ समझ लिए हम किसी पर्सन को यूट्यूब पे बहुत देखते हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। तो हमारे बात करने की स्टाइल में, है ना, चलने ढलने बोलने की स्टाइल में, हमारे विचारों में वो प्रभाव, मतलब वो हावी हो जाता है। तो वही जो ये एक जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, एक एंजाइटी भी बन जाएगी एक लेखक के लिए। जब किसी दूसरे लेखक का उस पर बहुत गहरा असर प्रभाव पड़ता है, जिसमें वो किसी दूसरे लेखक की वो कैब यूज़ कर लेता है, उसके आइडियाज़ और किस तरह से राइटिंग लिखी जाती है उसे यूज़ करता है, तो फिर वो, है ना, अपने नाम से नहीं किसी और उसी के नाम से जाना जाता है। मतलब समझ लीजिए कि मैं एक राइटर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ विलियम शेक्सपियर को, और जब मैं लिखती हूँ अपने वर्क, जब मैं अपने वर्क लिखती हूँ तो मेरे वर्क में, मेरी राइटिंग में विलियम शेक्सपियर का प्रभाव देखने को मिल जाता है। अब विलियम शेक्सपियर वर्ल्ड फेमस हैं, जब मेरी राइटिंग पब्लिश होती है, मेरा क्रिएशन पब्लिश होता है, तो सब समझ जाते हैं कि यहाँ जो वर्क मैंने किया है, इस मेरे वर्क पर प्रभाव है किसका, विलियम शेक्सपियर का प्रभाव है। तो ये है क्या, ये है, दिस इज़ एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का ये जो एंजाइटी है उसके बारे में। अब किसने कॉइन किया है, कि लियोनेल ट्रेलिंग ने किया है, क्लिंथ ब्रूक्स ने किया, या हैरोल्ड ब्लूम ने, या डेरिडा ने। जिक्स डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन आपको याद आ गया होगा, ये तो नहीं है, और इसका आंसर है हैरोल्ड ब्लूम। तो इसका आंसर हैरोल्ड ब्लूम। और लिखा है कि द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, अ थ्योरी ऑफ पोइट्री इज़ अ बुक, ये एक बुक है हैरोल्ड ब्लूम के द्वारा, पब्लिश होती है 1793 में, और इट वॉज द फर्स्ट in a series of book that advance a new revisionary or antithetical approach, antithetical है ना, विरोधाभास की टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पैराडॉक्स एंड टेंशन आर क्रिटिकल टर्म्स प्रोमोटेड बाय, और पैराडॉक्स और टेंशन ये जो क्रिटिकल टर्म है किसने प्रमोट किए, कि टेट एंड ब्रूक्स ने, वर्ड्सवर्थ कॉलरिज ने, पाउंड इलियट ने, या जॉनसन पैटर ने। तो इसका आंसर है टेट एंड ब्रूक्स ने इन जो टर्म्स है इसको क्या किया है, कॉइन किया है, प्रमोट किया है। और लिखा है कि पैराडॉक्स एंड टेंशन आर क्रिटिकल टर्म्स प्रोमोटेड बाय एलन टेट और एंड क्लिंथ ब्रूक्स, इन दोनों ने इनको टर्म्स को प्रमोट किया है इन लिटरेचर
पैराडॉक्स इज एन एनोमली जस्टपोजिशन। अब एनोमली जस्टपोजिशन, एनोमली एनोमलस है ना, तो एनोमली होती है असंगति सॉरी। जब एनोमली जस्टपोजिशन की बात करें तो इसका मतलब जब हम दो चीज़ों को एक साथ रख के उसको कंपेयर करते हैं और जब उसमें विसंगति पाई जाती है तो एनोमली, असंगत, जस्टपोजिशन ऑफ इनकॉन्ग्रुअस आइडियाज़। जो कैसे आइडियाज़ हैं? इनकॉन्ग्रुअस, असंगत आइडियाज़ हैं फॉर द सेक ऑफ स्ट्राइकिंग एक्सपोजिशन और अनएक्सपेक्टेड इंसाइट। मतलब जो इसका अंतःदृष्टि है कैसा है? अनएक्सपेक्टेड है। और जो एक स्ट्राइकिंग एक्सपोजिशन खुलासा करती है, ये है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में ये फिगर ऑफ स्पीच भी है लिटरेरी टर्म, जिसमें क्या होता है, दो असंगतियाँ पाई जाती हैं इस तरह के सेंटेंस में भाई। बट टेंशन बिकम अ कॉमन डिस्क्रिप्टिव and evaluating word in the criticism of the 1930s and later, especially after Alan Tate. One of the new critics proposed it as a term to be made by lopping and prefixes of the logical term extensions and intentions। ठीक है, एक्सटेंशन विस्तार करना, इंटेंशन तो इरादा होता है, तो एक लॉजिकल टर्म है जिसमें थोड़ा सा विस्तार किया गया। लॉजिकल टर्म एक्सटेंशन और किसका? इंटेंशन का। क्या? ये टेंशन जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू कॉलरिज व्हाट इज द डिसॉल्व, डिफ्यूज, dissipates in order to recreate dash and to unify। डिसॉल्व करना घुल जाना होता है, डिफ्यूज़ करना फैलना होता है, और डेस्पिरेट होना विलुप्त हो जाना, खो जाना होता है। तो ये किस में है? फैंसी है, इपीफेनी है, सेंसिबिलिटी है, या सेकेंडरी इमेजिनेशन है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सेकेंडरी इमेजिनेशन, है ना, सेकेंडरी। तो ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू कॉलरिज सेकेंडरी इमेजिनेशन इज डिस्क्राइब एज अ पावर दैट डिसॉल्व्स, डिफ्यूज, डेस्पिरेट इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। देखो, इमेजिनेशन का मतलब कल्पना। हम सब इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिन करते हैं, हर एक चीज़ को हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, मैं भी ये लेक्चर क्रिएट यहाँ पे बनाने से पहले इमेजिन करती हूँ कि भाई बहुत फ्लरिश हो जाए, वायरल हो जाए, है ना। पर इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन तो सब मेहनत करते हैं तो यही कहते हैं कि हमें फ़ायदा हो। ठीक है, ये प्राइमरी इमेजिनेशन है। पर सेकेंडरी इमेजिनेशन इससे कहीं हटकर है, जो सब नहीं करते। कुछ क्रिएटिव माइंड है वो उन्हें करते हैं, आर्टिस्ट उन्हें करते हैं। तो वो अब उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ है जिसमें जो ओरिजिनल है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन में डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है, विलुप्त हो जाती है, फैल जाती है। क्या करने में? इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, उसे पुनः बनाने के लिए। इट डिज़ोल्व्स एंड देन रीइंट्रीगेट्स, वो डिज़ोल्व, घुल जाती है, फिर से बनती है, एंड कंपोनेंट्स इन अ न्यू वे, नए तरीके से, दैट ड्रॉज अटेंशन टू देयर कोलेसेंस। सेकेंडरी इमेजिनेशन ब्रिजेस द गैप बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट एंड मैटर। जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है, ये जो एक गैप है मैटर और स्पिरिट के बीच में, उसको कम करने का काम करती है। इट फ्यूजेस, भर देती है, परसेप्शंस, इंटेलेक्ट, परसेप्शंस वही हमारे जो विचार हैं, है ना, हमारा जो आइडिया है, दृष्टिकोण है, पैशंस एंड मेमोरी। इट स्ट्रगल्स टू आइडियलाइज एंड यूनिफाई, और ये स्ट्रगल करती है, ऐसा करने में संघर्ष करती है, आइडियलाइज करने में, यूनिफाई करने में। नेक्स्ट है द सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो ये क्वेश्चन पहले से भी आ गया है। सोल और ट्रेजेडी प्लॉट कहलाता है। 6 एलिमेंट दिए हैं एरिस्टोटल ने कि प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, स्पेक्टिकल, सॉन्ग और थॉट, जिसमें से प्लॉट को आत्मा माना है, सोल माना है। करेक्टर सेकेंडरी, सेकंड पॉइंट पर ये रखते हैं, पर सोल, वो जो प्लॉट है, फर्स्ट पॉइंट पर इसे रखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड। तो कब ये पब्लिश्ड हुई है? डॉक्टर जॉनसन की जो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश की जो डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसका जो है पब्लिश 1755। तो पब्लिश्ड ऑन
15 April 1755 and written by Samuel Johnson. A dictionary of English language is among the most influenced dictionaries in the history of English language. तो बड़ी ही इन्फ्लुएंस ये डिक्शनरी रही है और है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। तो बेन जॉनसन ये नहीं है, बेन जॉनसन नहीं है, थॉमस नेस है, जॉन पिले है और क्रिस्टोफर मार्लो भी है। तो ये हमारा आंसर है बेन जॉनसन, जो कि यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है। शेक्सपियर भी यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगा।